नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पारिक स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल के ऊपर। और यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो अगला विचारक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय विचारकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक राजनीतिक विचारकों में गिने जाते हैं और ये निश्चित रूप से दलितोद्धार के रूप में उन्होंने काम किया। तो इनके संबंधित जो भी घटनाएं होंगी, जो किताबें होंगी, वो लगभग जो हैं वो अनटचेबिलिटी के संबंध में ही होंगी, यानी अछूतोद्धार के संबंध में ही होंगी। तो उन विषयों के ऊपर अपन देखते हैं। आज का जो अपना प्रमुख विषय होगा वो होगा इनके परिचय, उनकी किताबें और महत्वपूर्ण आधारभूत इनके सिद्धांत। और कल के वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इंदौर के पास महू नामक स्थान पर हुआ। पहली बात, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर के पास महू नामक स्थान पर हुआ। उनका बचपन का नाम भीम सतपाल। अब यहां ध्यान रखना, सतपाल उनके पिताजी का नाम था और उनका नाम भीमजी रामजी राव अंबेडकर, पूरा नाम ये था। ठीक, मैंने यहां लिखा नहीं पूरा, लेकिन आपको अच्छी तरह आपने भी सुना होगा, भीमजी रामजी राव अंबेडकर। मैं 2 बार बोल चुका हूं, इसलिए आसानी से लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वो उनका नाम था, एक आधिकारिक नाम जिसे बोलते हैं। जैसे हर व्यक्ति का अपना नाम होता है, वैसे नाम था। लेकिन बचपन में उन्हें भीमजी सतपाल के नाम से, क्योंकि सतपाल जी का बच्चा था और भीम उसका नाम था, तो परिवार के अन्य सदस्य वो इस नाम से जानते थे। उनके पिता सतपाल कबीर के अनुयायी थे। उनके पिता कौन थे? सतपाल। वो किसके अनुयायी थे? कबीर के अनुयायी थे। तो कहने का मतलब, पिताजी का नाम सतपाल था। यहाँ ये बात स्पष्ट होती है, भीम इनका नाम था, भीमजी रामजी राव अंबेडकर उनका नाम था। 1907 में हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति प्राप्त कर कॉलेज में प्रवेश किया। अब क्या था, बड़ौदा के महाराजा जो थे ना, वो देते थे छात्रवृत्ति, जो बच्चे पढ़ने वाले होते थे, इंटेलिजेंट जो भी थे। और उसमें एक शर्त ये होती थी कि जो भी पास करेगा, पहले तो छात्रवृत्ति को पास करो, पास करने के बाद अगली शर्त ये है कि उस विद्यार्थी को, जो भी पास कर रहा है, उसे जब भी शिक्षा लेके वापस बड़ौदा आएगा तो लगभग 10 साल तक बड़ौदा की सेवा करनी है और उसके बाद में जो है वो वहां से फ्री होगा। ये एक शर्त के रूप में उसमें हुआ करता था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इतने स्वर्ण स्थल के, यानी एक राजा महाराजाओं की बात हो रही है, तो जो स्वर्ण वर्ग जो था, क्योंकि दलितों के उत्तार के बारे में बात करते थे और निश्चित रूप से दलित वर्ग से थे, तो स्वर्ण वर्ग के अंदर होने के बावजूद भी जो बड़ौदा के महाराजा हैं, उन्होंने क्या किया, इन्हें जो है पढ़ने के लिए व्यवस्था दी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी भी प्रकार से जो है शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि योग्य थे, तो इनको छात्रवृत्ति दी गई। वो उनकी योजना में भी था और साथ ही साथ इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया कि योग्य है इसलिए भेजा जाए। लेकिन बड़ी बात हमें भी ये समझनी होगी कि अगर बड़ौदा का महाराजा चाहता तो अंबेडकर जी के बाद कोई दूसरे नंबर पर अगर स्वर्ण वर्ग का कोई व्यक्ति होता, कोई बच्चा होता, तो उसको भी छात्रवृत्ति दी जा सकती थी, लेकिन नहीं दी गई। अर्थात कि जितना शोषण बताया जाता है ना, उतना शोषण नहीं था। कुछ बड़ा चढ़ा करके भी लोग जो है वो शोषण बताते हैं। अगर ऐसा होता तो बड़ौदा के महाराजा जो है किसी भी स्थिति में अंबेडकर जी को वो छात्रवृत्ति नहीं देते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई शोषण नहीं था, लेकिन उतना नहीं जितना दिखाया जाता है। 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1913 में, 17 में जो है चले गई, बट भाई हाई स्कूल पास कब की? 7 में। फिर वो उनकी जो भी छात्रवृत्ति परीक्षा थी और थी, वो सब चीज़ें हो गई, वहाँ जाने की व्यवस्था हो गई। 13 में जाकर के उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश ले लिया और वहाँ किससे पढ़ा? वहाँ पे जो शास्त्री थे प्रोफेसर सेलिगमैन, उनसे उन्होंने पढ़ाई की। विशेष रूप से ध्यान रखना, अर्थशास्त्री सेलिगमैन से उन्होंने अर्थशास्त्र वहाँ पर पढ़ी। अगली बात आती है फिर 1923 की, 10 साल बाद की, और 23 में उन्होंने बंबई में एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। मतलब पढ़ करके आ गए, उसके बाद की बात है। हालांकि जो उनकी डिग्रियां थी, वो शिक्षा थी, उसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक साधारण रूप से उनके जीवन की जानकारी हम यहाँ ले रहे हैं। तो 23 में उन्होंने मुंबई के एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। सबसे बड़ी बात, एक प्रश्न का के रूप में ध्यान रखना, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र था और वैसे बहिष्कृत वैसे बंबई में प्रकाशित होता था। और जब कोलंबिया में एडमिशन लिया था, उसके 10 साल बाद उसके अंदर क्या किया था, उन्होंने काम किया था, यानी 23 में काम किया था। अगले साल, यानी जब इस बहिष्कृत समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ, उससे अगले साल, ठीक
भाई इसमें काम कर रहे थे। काम करते ही अगले साल की बात हो रही है 24 की। 24 में क्या किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, क्योंकि वो जी कहाँ रहे थे उस काम में, बहिष्कृत समाज के बारे में लिख रहे थे, और तो इसलिए उन्होंने उसी संदर्भ में काम किया और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कर दी। कब की, 1924 में। अब क्या होता है कि अगले साल यानी 25 में अंबेडकर मुंबई में दलित वर्ग के लिए एक बड़ा सम्मेलन बनाते हैं। कंटिन्यूसली 3 काम उन्होंने किए। पहले 24 में पत्र लिखा बहिष्कृत समाज के लिए, फिर उसके बाद में एक सभा, एक संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद एक सभा भी बुलाई। इस प्रकार से दलितों के लिए विशेष रूप से सम्मेलन उन्होंने बुलाया। इन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अब बात आती है गोलमेज सम्मेलनों की। अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं, और प्रश्न यहां उठता है कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो किस टारगेट के लिए हुआ था, क्यों हुआ था गोलमेज सम्मेलन? तो वो थी बड़ा कारण साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को लेकर के जिसका भारत में विरोध हो चुका था, भारत की जनता ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर क्या हो रही थी, वहां पर गोलमेज सम्मेलन हुआ, मतलब उसके अंदर जो भी भारत के सहमत नेता थे वो वहां जा सकते थे और वहां बातचीत कर सकते थे। तो उस स्थिति के अंदर दलितों की तरफ से, ध्यान रहे मैं फिर शब्द बोलता हूं, दलितों की तरफ से, मतलब भारत के स्वतंत्रता के संबंध में वो नहीं गए थे वहां, वो गए थे दलितोद्धार के संबंध में, दलितों के सुरक्षा के संबंध में वो कहाँ गए, वो उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए कि भाई दलितों के साथ हमारा जो एक जुड़ाव है, और इसलिए दलितों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, उनके लिए अच्छा होना चाहिए, उनके लिए एक व्यवस्था दी जाए, उनका अच्छा काम किया जाए। इस प्रकार से सरकारी प्रेशर बनाने का उनका प्रयास था, और वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए इसी उद्देश्य को लेकर के, दलितों वाले उद्देश्य को लेकर के। ठीक, हालांकि ये आलोचना होती है अम्बेडकर की कि जब आप स्वतंत्रता के संबंध में साइमन कमीशन का वहां जो भारत में विरोध हुआ था, उसके बावजूद आप तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हो, इस बात की बार बार आलोचना होती है। किसकी? अम्बेडकर की। लेकिन यह समझना चाहिए हमें कि वो इस संबंध में ही नहीं गए, भारतीय आंदोलन के संबंध में नहीं गए जो गोलमेज सम्मेलन में। उनका टारगेट था गोलमेज सम्मेलनों के द्वारा दलितों के जो परेशानियां हैं उनको वहां पे रखना। अगला प्रश्न आता है 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। अब एक ऐसी ट्रिक याद रखो कि जैसे वो छत पे चढ़ गए मतलब 1936 चढ़ गए, छत पे चढ़ करके उन सारे लेबर्स यानी जितने मजदूर थे उनको सबको इकट्ठा किया, लेबर पार्टी 1936 के अंदर लेबर पार्टी उन्होंने बनाई। अब लेबर इकट्ठे तो हो गए, लेकिन कहा कि यार तेरा काम जो है वो है अछूतोद्धार के संबंध में, तेरी समाज के संबंध में, जो दलित लोग हैं जिनके साथ जो है बहुत कुछ गलत हुआ है उनको उद्धार करने में, तो हमारे को सबको क्यों बुलाया? कि उसमें तो फिर हर प्रकार की जाति के, चाहे वो राजपूत ही क्यों ना हो, अगर वो मजदूर है तो वो तो शामिल होगा उसमें, तो क्योंकि वो तो लेबर पार्टी है आपकी, ठीक है, और वो भी स्वतंत्र लेबर पार्टी। तो फिर वहां पर थोड़ा सा उस प्रकार से माहौल बन गया। तो उन्होंने भी देखा अम्बेडकर ने कि ठीक है भाई, मैं जिस वर्ग का लीडर हूं उस वही बात करता हूं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, जनजाति को भी शामिल नहीं किया कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति संघ कर ले, नहीं, क्योंकि उनको सीधा सीधा टारगेट उन अछूत वर्गों के संबंध में काम करना था। तो इसलिए अनुसूचित जाति संघ ही उन्होंने बनाया। किसने बनाया? अम्बेडकर ने। उसके बाद बात आती है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, बहुत से नेताओं ने विरोध किया था। ऐसा है कि कोई ये कह दे कि सारे नेता समर्थन में थे गांधी जी के, ऐसा नहीं है। और अम्बेडकर तो विशेष रूप से गांधी और अम्बेडकर में आपस में बनती नहीं थी। ये तो हम पूना पैक्ट में ही समझ सकते हैं। पूना पैक्ट किसके विरोध में, किस मामले में था? पूना पैक्ट जो था वो इसी बात को लेकर तो था कि भाई मैकडोनाल्ड पंचाट था और उस पंचाट के थ्रू अम्बेडकर चल रहे थे, और उस जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भारत को एक विभाजन करने की स्थिति थी कि जिस प्रकार मुस्लिम लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुनने की स्थिति में चले गए थे, वैसे ही दलित भी अपना प्रतिनिधि खुद खड़ा करेंगे और उसको चुनेंगे खुद। इस प्रकार से भारत और टुकड़े होने वाले थे और विभाजित होने वाला था। उसे बचाने के लिए फिर ये पूना पैक्ट हुआ था। तो कहने का मतलब यहां हम ये समझ सकते हैं कि गांधी और अम्बेडकर के विचार नहीं मिलते थे, और गांधी अम्बेडकर के विचार नहीं मिलते थे तो निश्चित रूप से जब गांधी के नेतृत्व में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो अम्बेडकर ने उसका सपोर्ट नहीं किया। अम्बेडकर ये मानते थे कि भाई कैसे भी करके
जो अंग्रेज यहाँ उनके अंडर में, यानी अंग्रेजों के अंडर में हम यहाँ पर रहें और उनके संबंध में ही हम यहाँ पर उनके संरक्षण में अपना विकास करें, ऐसा उनका मानना था अंबेडकर का। ठीक, बहुत से नेता और भी थे, ऐसा है नहीं कि कोई अंबेडकर ही थे, और भी थे, लेकिन आलोचना अंबेडकर की इस मामले में होती है कि जब आप भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब आप गांधी के खिलाफ खड़े हो गए, पूरे देश के खिलाफ हो गए, क्योंकि आप तो भारत, अंग्रेजों को भारत से निकालना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से अंबेडकर की आलोचना हो जाती है। एक आलोचना गोलमेज सम्मेलन के संबंध में होती है। तो ये दो आलोचनाएं प्रमुख रूप से होते हैं। लेकिन इस बात को इतना सा समझ लेना चाहिए कि अंबेडकर राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो है वो उतने भागीदार नहीं थे जितने कि वो अछूतोद्धार के संबंध में थे। ज़्यादा उनका टारगेट अछूतोद्धार था, उन्हें ज़्यादा मतलब जो है वो भारत की आज़ादी से नहीं था जितना गांधी को टारगेट। पूरा गांधी का टारगेट क्या था? पूरे देश की आज़ादी कैसे भी मिले और उसके लिए अहिंसापूर्ण तरीके से मिले। ठीक, इसी प्रकार से जो है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और ये सुखदेव, ये सब लोग जो थे वो क्रांतिकारी तरीके से, सबका अपना अपना तरीका था राष्ट्रीय आंदोलन में। लेकिन अंबेडकर की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी दलितोद्धार के संबंध में थी। ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि संविधान, जब भारत आजाद हो गया 47 में और संविधान सभा बनी, तब अंबेडकर की भूमिका बड़ी होती है। उस समय क्या करते हैं वो? 1947 के अंदर उनको कानून मंत्री बनाया गया, निश्चित रूप से, क्योंकि उन जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय, उस कालखंड में शायद ही कोई था। ठीक है, पढ़ाई खूब की थी तो इसलिए नॉलेज भी था, कानून का विशेष रूप से ज्ञान लिया था उन्होंने, तो इसलिए कानून मंत्री उनको बनाया गया। 1951 में हिंदू कोड बिल के तहत मतभेदों के चलते उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फिर 51 में हिंदू कोड बिल आया, और हिंदू कोड बिल जब आया तो नेहरू और अंबेडकर इन दोनों के अंदर उस हिंदू कोड बिल को लेकर के मतभेद हो गए। नेहरू निश्चित रूप से वो पूरे भारत के संदर्भ में देखते थे, और वही बात कि अंबेडकर दलित संदर्भ में किसी चीज को देखते थे। तो ऐसे करके जो है इन दोनों में फिर नहीं बनी, और जब ये नहीं बनी तो निश्चित रूप से अंबेडकर ने वो त्यागपत्र दे दिया और नेहरू मंत्रिमंडल से अलग हो गए। लेकिन यहाँ एक बात जो नोटिस करने वाली ना वो इतनी है कि पहले जो नेता होते थे ना वो अपनी विचारधारा पर टिकते थे, पद के लालच में नहीं आते थे। ये स्पष्ट है कि नेहरू पूरे भारत के संदर्भ में देखते थे, तो पूरे हिंदू समाज के संदर्भ में उन्होंने देखा, और अंबेडकर केवल दलित संदर्भ में देखते थे, तो इसलिए मतभेद होना ही होना था। इसमें तो किंतु परंतु नहीं थी। लेकिन फिर ये नहीं कि नहीं मैं कानून मंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ये चीज जो है वो फिर नेताओं में नहीं हुआ करती थी। ये एक अच्छी बात थी। हालांकि ये मतलब अंबेडकर ने सही किया गलत किया वो सब चर्चा के विषय हो सकते हैं, लेकिन एक बात हो रही है कि जहां आप खड़े हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, उस क्षेत्र के प्रति डेडिकेशन कितना है, ये महत्वपूर्ण था। 1955 में, फिर 51 में राजनीति छूट गई लगभग। अब 55 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 55 में क्या करते हैं अंबेडकर कि बौद्ध महासभा की स्थापना करते हैं। यानी कि अब उनके दिक्कत, अब उन्हें समझ में आ गया कि मैंने खूब प्रयास कर लिया, इस हिंदू धर्म में रहते हुए दलितों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि जाति नाम की संस्था यहाँ तो रहनी है। अब पूरी तरह से वो हिंदू धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। वैसा भी नहीं कि हिंदू धर्म छोड़ करके किसी विदेशी धर्म, उनके अकॉर्डिंग था कि किसी विदेशी धर्म को अपनाना ठीक नहीं रहेगा, जैसे कि मुस्लिम अथवा ईसाई, क्योंकि दोनों ही धर्म बाहर से आए थे। बौद्ध और जैन धर्म जो थे वो यहीं के थे, बौद्ध, जैन और सिख वो तो यहीं के हैं। इन्हीं हिंदू धर्म में से निकले हुए विचारधारा के, अलग अलग विचारधारा के निकले हुए लोग हैं, और उन्होंने अपने अपने धर्म स्थापित किया। और चूंकि उनके परिवार में पहले से कबीर को मानते थे, तो ऐसी स्थिति में वो उनका बैकग्राउंड, उनकी विचारधारा ये तो नहीं कहती थी कि कैसे भी करके जो है हम पूरी तरह से हिंदू धर्म छोड़ करके और मुस्लिम धर्म की तरफ चले जाएं, ऐसा उनका नहीं मानना था। तो फिर क्या करें, तो उन्होंने अपने 100 अनुयायियों को बुलाया, लगभग 5 लाख अनुयायी बताए जाते हैं, और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया था, तो 5 लाख व्यक्तियों पे छाप दिया था बौद्ध धर्म, ऐसे याद रखना 56, ठीक है ना, छाप दिया। तो उस समय उनकी सोच यही थी कि भाई ऐसा धर्म हो जो जुड़ा हुआ तो हो हिंदू धर्म से ही, जैसे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अधिकांश चीजें सांख्य दर्शन से सीखी थी, और सांख्य दर्शन से ही उन्होंने सब कुछ दर्शन लिया था। फिर उस पर ही विश्लेषण किया, शोध किया। जो कहा जाता है बुद्ध ने तपस्या की, तो तपस्या किस बात की होती है? आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये पढ़ना क्या है, तपस्या है। तो बुद्ध ने उसी सांख्य दर्शन पे तपस्या की थी, अर्थात वहां उसको शोध किया, उस पर रिसर्च किया, और उसके बाद में जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, यानी जो सार निकला,
जो एक तरह से बोल सकते हैं बुद्ध की पीएचडी जो हुई, वो जो पीएचडी थी बुद्ध की उस विषय के ऊपर सांख्य दर्शन पे, वही तो फिर बाद में बौद्ध धर्म बना। तो कहने का मतलब बौद्ध धर्म कहीं ऊपर से नहीं आया, वो इसी जो है भारतीय धर्म जो षड दर्शन थे उन 6 दर्शनों में से एक दर्शन सांख्य दर्शन की उत्पत्ति है बौद्ध धर्म। और उधर जैन धर्म ने भी अधिकांश चीजें कहां से सीखी? सांख्य दर्शन से। तो मूलतः कपिल मुनि का दर्शन सांख्य दर्शन यही बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंबेडकर ने भी सोचा कि हम अगर हिंदू धर्म छोड़ के जाएं तो कहां जाएं, तो उन्होंने सोचा कि बौद्ध धर्म बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परंपराएं नहीं छोड़नी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, सोच विचारधारा लगभग ठीक है, सही है। ठीक, आज बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो प्रेरित करते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म गलत है। बौद्ध धर्म में ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा बौद्ध धर्म की में कि हिंदू धर्म गलत है, लेकिन इस प्रकार का प्रचार करके और फिर बौद्ध धर्म में ले जाते हैं, ये तो बिल्कुल कन्वर्जन संभव नहीं है और नहीं होता भी नहीं उनसे। फिर वो वापस वो बौद्ध धर्म में जाने के बाद हिंदू धर्म में आ जाते हैं, क्योंकि कट्टरता किसी भी चीज में चलती नहीं। तो इस प्रकार से जो अंबेडकर ने जो कन्वर्जन करवाया था 5 लाख लोगों का बौद्ध धर्म में, तो वो एक साधारण रूप से हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में करवाया था कि हिंदू धर्म से आप निकल रहे हो और उसी की एक शाखा बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हो। ठीक है, जहां एक मूर्ति पूजा नहीं है, जहां वो अंधविश्वास नहीं है, जो अंबेडकर को लगते थे, जो अछूतता वहां पर नहीं है, वो सब चीजें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वहां आप चले हो। इतना सा ही उन्होंने किया था, जो बुराइयों से हट करके बौद्ध धर्म है, इसलिए बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो उनका कहना था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ पर मेरे अधिकार में नहीं था। वो तो भाई जन्म हो गया हिंदू धर्म में, तो वो तो मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इसकी बुराइयों के साथ में नहीं मरूंगा। ठीक, इसकी जो अच्छाइयां हैं जो कि बौद्ध धर्म में है, उनके साथ में अपने जीवन को अंत करूंगा। पहले उन्होंने सोचा और फिर बाद में उन्होंने यही तय किया कि बौद्ध धर्म ठीक है। अन्यथा अंबेडकर चाहते तो मुस्लिम धर्म में जा सकते थे, क्योंकि उस समय भारत में बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म था, मुस्लिम धर्म था। ईसाई धर्म में तो प्रोग्राम ही चल रहा था कन्वर्जन का ही, क्योंकि उस समय ईसाइयों का राज था, वो सब परिवर्तन कराया भी गया था ईसाई धर्म में। तो इस प्रकार का सिस्टम वहां चल रहा था, लेकिन उन्होंने बड़े सोच समझ कर डिसीजन किया। अंबेडकर जॉन डीवी से प्रभावित थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें समझनी चाहिए कि अंबेडकर जॉन डीवी से प्रभावित थे। ये एक विषय ऐसा होता है कि पाश्चात्य विचारों को सभी प्रभावित थे, गांधी भी प्रभावित थे। ठीक, तो जो पढ़ाई उस समय थी तो पाश्चात्य विचारों में ही थी, तो इसलिए उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक बात है। अब बात आती है अंबेडकर की किताबें। तो अंबेडकर की किताबों में सबसे पहले एक किताब है वेटिंग फॉर ए वीजा, वीजा के लिए वेटिंग। तो ये 1935-36 के अंदर जो ये किताब लिखी गई, और ये विशेष रूप से अंबेडकर की आत्मकथा थी, इतना आप समझे। अगली किताब है कास्ट इन इंडिया 1917 के अंदर उन्होंने किताब लिखी इंडिया के अंदर जो कास्टिज्म है उसके ऊपर। तो कास्टिज्म क्या था? खतरा ही था इंडिया के लिए, तो इसलिए खतरा यानी 17 और कास्ट, तो इंडिया में कास्टिज्म जो हो रखा है वो एक खतरा है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। हु आर द शूद्र 1946, भारत आज़ाद होने के जस्ट 1 साल पहले उन्होंने कहा कि आज़ाद तो कर रहे हो भारत को, लेकिन उससे पहले समझो कि हु आर द शूद्र, शूद्र कौन है ये जानो पहले। तो आज़ादी के जस्ट 1 साल पहले, फिर एक आज़ादी के जस्ट अगले साल, आज़ादी 47 में मिली, उसके अगले साल मतलब 48 में उन्होंने क्या लिखा? ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी का उद्भव कब हुआ, अछूतता की उत्पत्ति जब जो है वो किस कारण से हुई। तो उसके ऊपर उन्होंने अगले साल, आज़ादी के जस्ट अगले साल 48 में उन्होंने लिखा। पहले ये बताया कि शूद्र कौन है, और आज़ादी के बाद ये बताया कि अछूतता क्यों पैदा हुई। अगली किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म 1997। 1997 ये गलत है, 1897 करना है इसको, संभव ही है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, टाइपिंग मिस्टेक है ये थोड़ी सी। 1897 ही होगा, क्योंकि 1997 तो अम्बेडकर थे ही नहीं, तो 1897 ही है। ठीक है, रिडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर उन्होंने ये लिखा था। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, जब छत पे खड़े होकर के लेबर पार्टी बनाई थी, याद है आपको, बताया था मैंने आपको, उस समय वो हिल भी रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो एनिहिलेशन ऐसे याद रखना। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, कौन घूम रहे थे, कौन हिल रहे थे? अंबेडकर। तो किताब भी याद रह जाएगी और सन भी याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात कर लेते हैं, और किताबें उन्होंने कौन कौन सी लिखी? व्हाट हैव डन टू द अनटचेबल्स। अब ये कांग्रेस के बारे में लिखी थी कि कांग्रेस जो है अनटचेबल क्यों है। ठीक, इसमें पूरे मैंने लिखा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, आपको केवल इतना याद रख लेना है। ठीक है, व्हाट हैव डन टू द अनटचेबल। ठीक,
अगली, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान क्यों बना और पार्टीशन ऑफ इंडिया की स्थिति क्या थी, मतलब ये कि जिस समय भारत का विभाजन हुआ वो परिस्थितियां क्या थी, उनके ऊपर अंबेडकर ने किताब लिखी। और मतलब कहने का मतलब उस समय के बारे में अगर हमें जानना हो, जो कि हम पढ़ेंगे भी आगे, तो जितनी डिटेल अगर यहाँ मिल सकती है हमें कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ओरिजिनल परिस्थिति क्या थी, वो जितनी जो है अंबेडकर की इस किताब में मिल सकती है और शायद हमें कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उन्होंने सब कुछ वहां पर वैसा ही देखा था। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अगली, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक, राज्य के अंदर अल्पसंख्यक होते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने लिखा। थॉट ऑन लिविंगिस्टिक स्टेट, ठीक, तो ये भी स्टेट के बारे में उन्होंने लिखा। 2 किताबें स्टेट्स के बारे में लिखी, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, थॉट ऑन लिविंगिस्टिक स्टेट्स, तो ये 2 राज्य के बारे में किताबें ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद में एमिनिसिपेट ऑफ द अनटचेबल्स, तो यही अनटचेबल यानी वही अछूतों के बारे में जो किताब लिखी है ना, वो अम्बेडकर ने लिखी है, ये आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, शोध प्रबंध, ये उनका एक शोध प्रबंध था, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो ये कुछ किताबें थी जो आपको याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी कई बार एग्जाम में आती रहती है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण किताबें थी, एक बार देखोगे याद हो जाएगी। मैंने पूरा प्रयास भी किया है, याद शायद हो गई होंगी, लेकिन एक बार और देखना। अब चलते हैं अपन अम्बेडकर की शिक्षा के संबंध में कि उन्होंने शिक्षा कैसे कहाँ प्राप्त की। तो पहली बात तुमने शुरू में बता दी थी कि शुरुआत में ही अम्बेडकर ने जो है वो बड़ौदा के महाराजा से पैसे वैसे लेकर के और उसके बाद में उन्होंने शिक्षा के लिए आगे बढ़े थे, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन एक बार रीडिंग और देखते हैं इसकी, कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें और हैं, वो और देख लेते हैं। बड़ौदा नरेश ने युवक भीम को अमेरिका में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की और इस योजना के अंतर्गत 4 वर्ष बाद अमेरिका से लौटकर उन्हें बड़ौदा राज्य में 10 वर्ष तक राज्य की सेवा करनी थी। तो ये बात तय थी क्या कि अमेरिका के अंदर जो है वो पढ़ने के बाद आकर के बड़ौदा राज्य की सेवा तो करनी है, इतना तो तय हो गया। अगली बात, परिश्रम और प्रतिभा संपन्न युवक अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से एमए 1915 में, पीएचडी 1917 में, लंदन से, फिर ये तो हो गई 2 डिग्रियां तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, कौन कौन सी, न्यूयॉर्क के अंदर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहां पर से एमए और पीएचडी 2 तो कर ली, ठीक। एमए कब की, 15 में, और फिर 17 में पीएचडी। उसके बाद लंदन से एमएससी, ठीक, और विधि स्नातक तथा डीएससी की उपाधियां वहां पर प्राप्त की। ऐसे करते करते 1923 उनको हो लिए, 1923 तक वहां पढ़ते रहे। अब बात आती है कि उन्होंने अपने जीवन में जो गुरु बनाए उनके संबंध में। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में अम्बेडकर सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति थे, बात मैंने बताई थी। 3 गुरुओं की जब बात करते हैं तो कौन कौन थे। सबसे पहले अम्बेडकर ने सामाजिक सांस्कृतिक कर्मण्यवादी जीवन में जो भी उन्होंने काम किया उस जीवन के दौरान भगवान बुद्ध को पहला गुरु, दूसरा संत कबीर को माना, और तीसरा माना महात्मा ज्योतिराव फुले को। ये 3 ध्यान रखना, 3 को उन्होंने अपना गुरु माना था। किस किस को, बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फुले, इन 3 को अपने जीवन के अंदर गुरु के रूप में अपनाया था। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे, ठीक है, हु आर द शूद्र, ये बात 1946 में उन्होंने पहले कह दी थी। सामाजिक लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर महात्मा फुले को समर्पित की थी। जब ये किताब लिख दी थी उन्होंने तो किसको दी थी, ज्योतिराव फुले को उन्होंने ले जाकर के दी थी। क्योंकि ध्यान रहे ज्योतिराव फुले अगर हम राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें तो माली समाज के थे वो, ठीक है, ओबीसी समाज में आता है, ओबीसी कैटेगरी आती है। वो लोग चूंकि समाज के अंदर बिल्कुल पहले से भी सम्मानजनक स्थिति में थे, कोई अछूत नहीं माने गए थे, उस समाज से थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अछूतों के लिए काम किया। किसने काम किया, ये काम किया ज्योतिराव फुले ने। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके द्वारा ऐसा काम किया था ना, उससे निश्चित रूप से अम्बेडकर प्रभावित थे कि अछूतों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ध्यान रहे इतना होने के बावजूद भी अम्बेडकर से पहले से वो अछूतों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी दलित लीडर नहीं बन पाए। लेकिन अम्बेडकर दलित लीडर बने, क्योंकि देखिए कोई भी समाज अपने ही वर्ग में से निकले हुए किसी व्यक्ति को अपना लीडर स्वीकार करता है, चाहे बार बार आकर कितना ही कर दे। ऐसे तो गांधी जी ने भी हरिजन समाज के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत किया था, ठीक है ना, लेकिन कभी भी हरिजन समाज ने अम्बेडकर को जितना बड़ा माना उतना कभी भी और किसी भी कंडीशन के अंदर महात्मा गांधी को नहीं माना। आज तक नहीं मानते वो लोग, ठीक है ना, आज तक भी वही अपने ही समाज में से निकला हुआ जो व्यक्ति है उसको ही महत्व देते। तो ये प्रत्येक समाज की स्थिति होती है, ये स्वाभाविक भी है। अगली बात आती है जो आगे हम देखें तो आता है कि अंबेडकर ने अपने जीवन में जो कार्य किए वो।
अब यहाँ से अपना मूल लेसन, अब तक तो जानकारी थी अंबेडकर के बारे में, अब उनके थॉट शुरू होते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में काम किया वो, और उनके पीछे उनके क्या विचार थे वो अब स्टार्ट होते हैं, उनको ध्यान से समझना। सामाजिक लोकतंत्र के पुरोधा, सबसे पहली बात हम मान सकते हैं कि अंबेडकर सामाजिक लोकतंत्र चाहते थे और उसके पुरोधा थे। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि समाज के अंदर लोकतंत्र आना चाहिए। समाज में लोकतंत्र आया नहीं, वैसे लोकतंत्र चाहते हो आप। और सोसाइटी जो है उसके अंदर एक वर्ग ऊपर है एक नीचे है, वहां समाज बराबर है ही नहीं, राजतंत्र चल रहा है, ठीक है, जो बाकी कुछ लोग अछूत ही हो रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति है, तो वो संभव ही नहीं है। वहां आप लोकतंत्र की कल्पना करते हो, पहले समाज में तो लोकतंत्र ले आओ, देश में लोकतंत्र तो बाद में ले आना। ये बात कौन कहते थे? अंबेडकर। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहली बात, विधानमंडल में पृथक आरक्षण की व्यवस्था। पहली डिमांड उनकी थी कि विधानमंडल में जो लोग अछूत है उनके लिए पृथक से आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण की कहानी तो शुरू से ही थी इनकी दिमाग में। उन्होंने साउथ बोरो समिति 1918 के समय 27 जनवरी 1919 को बयान देते हुए कहा, जो कि 1918 में साउथ बोरो समिति बनी थी, उस समिति के तहत 27 जनवरी 1919 में, ठीक है, 1919, क्योंकि उस समय 1919 का अधिनियम भी चल रहा था, सारी बातें थी, तो माहौल था एक तरह का, ठीक है। उस समय उन्होंने एक बयान दिया, क्या कहा कि स्वशासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधानमंडल में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर स्वशासन लाना है ना, तो पहले इन दलितों को आरक्षण देकर के, इनको चूंकि यहाँ पर हैं तो इनको उठा करके इनकी बराबर खड़े करो पहले, तो तभी स्वशासन का कोई मतलब निकलेगा। तो कहने का मतलब पहले दिन से ही दलितों को ऊपर उठाने की बात थी, बहुत उस समय के लिए बहुत सही थी। आज विवाद का विषय हो सकता है, आज विवाद का विषय ऐसे हो सकता है कि आज इतना होने के बावजूद कि इतना कर दिया, लगभग 75 साल के बाद की बात हम कर रहे हैं आज़ादी के बाद, कि आज इस दलित समाज में ही इतने दो वर्ग बन चुके इसमें, इसी दलित समाज में दो वर्ग बन गए। कैसे? एक तो वो लोग जिनको नौकरी मिल गई, बढ़िया पेमेंट कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों पे अच्छा पैसा लगा करके उस आरक्षण का पूरा लाभ अपने ही बच्चों को दिला रहे हैं। और इसी समाज में एक वर्ग आज नीचे है, जिसके पास पैसा है नहीं, पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर नहीं पाते, और ऐसी स्थिति के अंदर वो लोग उस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते जो आरक्षण इनको मिला हुआ है। मतलब आरक्षण का लाभ जो ना आज इस दलित समाज में, वो केवल इस दलित समाज के उच्च वर्ग, जो पैसे वाला वर्ग है, उसी को मिल रहा है। यहाँ बड़े संशोधन की आवश्यकता है, बड़े सुधार की आवश्यकता है। इसमें विचार करना पड़ेगा कि इन दलित समाज में क्रिमिलेयर का सिस्टम बने, सिस्टमेटिक रूप से इनको हटाओ, और उसके बाद जो बिल्कुल गरीब बच गए उनको आरक्षण दो, अन्यथा इनका नंबर कभी नहीं आना। बहुत से लोग मैंने देखे हैं आज भी जो SC ST में, जो अब पढ़ाई छोड़ करके मजबूरन ऐसी स्थिति में और छोड़ करके और अपना दूसरा धंधा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी स्थिति नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई भी कर ले और अपना परिवार भी चला ले। परिवार नहीं चलता, इसलिए छोटे छोटे बच्चे कैटरिंग में जाते हुए मैंने देखे हैं इसी दलित समाज के। कारण क्या है कि जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को आरक्षण दिलवा रहे हैं, वही नौकरी लग रहे हैं, क्योंकि उनके पैसे हैं उनके पास, वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में बच्चों को पढ़ा लेते हैं और आरक्षण उनके पास है। और वो जो बेचारा गांव के अंदर बैठा, उसको सरकारी स्कूल बचपन से नसीब हुई, वहाँ उसका फाउंडेशन बेकार रहा, वहाँ पढ़ाया नहीं गया ढंग से उसको, उसके बाद में जब उसे वो आगे बढ़ा, उसे कोई ट्यूशन नहीं, कुछ और नहीं, कुछ नहीं मिल पाया उसको तो बचपन से ही, और वो बचपन में ही कमज़ोर रह गया। वो उनके मुकाबले कभी खड़ा है, उन्हीं अपने ही समाज के उन लोगों के बराबर खड़ा नहीं हो पाया, और वो इतना नीचे रह गया कि अब आप उस आरक्षण को दे भी दो ना, तो कोई फायदा मिल नहीं रहा है इस समाज को। इस समाज के ही उच्च वर्ग को लाभ मिल रहा है, इस समाज का नीचे का वर्ग आज भी बट्टे पे जा रहा है। ये प्रैक्टिकल जीवन जो हम जीते हैं उसमें मैंने देखा है, स्थिति है इस समाज की, बहुत बुरी स्थिति है इसमें। इस समाज में नीचे का जो वर्ग ना, बहुत बुरी स्थिति है उसकी। चलिए, वो तो अलग विषय है, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ कर भी नहीं सकते, धीरे धीरे ही जो कुछ होना है वैसे होगा। हाँ, उस समय अंबेडकर की सोच ठीक थी, लेकिन यहाँ ये भी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि आगे जाकर क्या होगा, दूरदृष्टि इसमें नहीं लगाई, ये बड़ी कमी रही। आगे देखते हैं। तो ये शुरू से मांग थी आरक्षण की, ठीक है, आरक्षण में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसको संशोधन करते रहना चाहिए। हर चीज़ को देना तो उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कहूँ EWS आरक्षण, ये बड़ी सोची समझी बात थी, बहुत सामाजिक रूप से बहुत समझने की बात थी। उच्च वर्ग में कई लोग इतने गरीब थे, बहुत गरीब, कभी नहीं उठ पाते वो लोग अगर EWS आरक्षण नहीं आता तो। ये बड़ा परिवर्तन हुआ। हालांकि इस वर्ग में आज भी इतने बहुत बड़ा परसेंटेज में कोई OBC के बराबर लगभग इन कट ऑफ जा रही है, बहुत बड़ा वो नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो मिला। और उसमें कुछ वर्गों का भी, अगर कुछ लोगों का भी अगर नौकरी लग के अच्छा हो जाता है ना, तो मुझे लगता है, क्योंकि
वो जब हम तैयारी किया करते थे, मैं जनरल में आता हूँ तो जनरल में ही आती थी हमारी, तो जो भी रैंक आएगी जनरली फाइट करनी है, ओबीसी जनरल सब नीचे ही है। आज जरूर उस वर्ग को लाभ मिला है ईडब्ल्यूएस का। तो इसी प्रकार का संशोधन और परिवर्तन इस SC ST वर्ग के अंदर भी सोचना पड़ेगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो उच्च वर्ग में जा चुके, तो उनको हटाओ, और जो गरीब बच गए उस SC ST वर्ग में उनको वो पूरा आरक्षण दोगे ना, तभी ये समाज ऊपर उठ पाएगा। तो यहाँ बात क्या आ रही है, पत्रों के प्रकाशन की। और लेकिन जब कोई लोग इस बारे में कह देते हैं ना, जब कई बार मोहन भागवत, कई बार जो, हालांकि मैं उस RSS की इस बात का समर्थक हूँ, मोहन भागवत की बात का, कि इसमें विचार तो करो बैठ करके, लेकिन जैसे ही विचार करते हैं ना, इसी समाज का, इसी दलित समाज का वो उच्च वर्ग नीचे वाले वर्ग को सोचने नहीं देता, इसी समाज का उच्च वर्ग आंदोलन के लिए खड़ा हो जाता है कि हमारा तो आरक्षण गया। अरे आरक्षण जानने की बात नहीं, इस पर विचार करो कि आरक्षण वास्तव में लोगों को मिल तो रहा है क्या, जिनको देने के लिए अम्बेडकर ने व्यवस्था की थी। ये विचार बहुत जरूरी है। अगली बात, पत्रों के प्रकाशन की बात हम कर रहे हैं। अम्बेडकर ने दलितों की सामाजिक वेदना को सशक्त शब्दों में व्यक्त करने तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष को जनाधार प्रदान करने के लिए अनेक साप्ताहिक अथवा पाक्षिक पत्र, जैसे मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता 1930 में, समता 1931 में, प्रबुद्ध भारत 1955 में, ये सब प्रकाशन किए। किस संदर्भ में किए? वही सामाजिक एकता, सामाजिक उत्थान, उन विषयों को लेकर के। तो इनके कुछ नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। अब यहीं से प्रश्न उठेगा, जब प्रश्न जो है वो जब गहराई से लेंगे तो यहाँ से लेंगे, तो इसलिए इनको याद आपको करना ही है। सबसे पहले मूक नायक की हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आ भी चुकी है। मूक नायक किसकी है? अम्बेडकर की। कब? 1920। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज और वो चीज़ नहीं है, भारत शब्द याद रखना, बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930, समता 1931, प्रबुद्ध भारत 1955। ये कुछ हैं सन जो आप ध्यान रख सकते हैं, और किताब जो पत्रिकाएं हैं उनको आप ध्यान रख सकते हैं, रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 2 बार और बोलना फिर ठीक है, ठीक है, ज़्यादा रट्टा मत करो, बोल 2 बार बोला, उसके बाद 1 बार और बीच में जब रिपीटिशन करोगे तब बोलोगे, और एग्जाम के टाइम फिर देख जाओगे तो याद रह जाएगा। एक ही चीज़ को रटने मत बैठ जाएगा करो कोई आधे घंटे तक, कभी इनको रटते रहो, ममता समता, इनको ऐसे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। विचारों का संस्थाकरण, तीसरा जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था ना, वो क्या किया था? विचारों का संस्थाकरण। मतलब ये कि जो अम्बेडकर के विचार थे ना, उन विचारों को उन्होंने संस्थात्मक रूप से स्थापित कर दिया। उन्होंने अपने सामाजिक विचारों का संस्थाकरण करने के लिए 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जैसे बहिष्कृत भारत वो पत्रिका है, ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये एक सभा है जो 1924 में बनाई थी उन्होंने, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 1924 के अंदर स्थापना की, इसका प्रमुख संदेश था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये उनका विचार था, लेकिन इस विचार को स्थापित करने के लिए संगठन बनाना पड़ेगा। इसलिए ये बात हो रही है कि विचार जो थे ना उनके, उन्होंने उन विचारों का, जो भी उनके पास विचार थे, उनको संस्थाएं बना करके स्थापित करने का प्रयास किया। तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, और उसमें जो आदेश दिया, जो संदेश दिया, वो था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, कोई एक दलित वर्ग के लिए नहीं है। इसको ध्यान से समझे ना, शिक्षित बनो, बिल्कुल प्रत्येक वर्ग बनो, प्रत्येक व्यक्ति बनो, शिक्षित बनो, पहले बनो, फिर उसके बाद संगठित रहो, जो भी व्यक्ति हो आप आपस में मिलकर के संगठित रहो, और फिर जो चीज़ चाहिए उसके लिए संघर्ष करो। तो चूंकि उस समय स्थिति बुरी किसकी थी? दलितों की, तो दलितों पे लागू होता है। आज अगर किसी और वर्ग की बुरी है तो वहाँ ये बात तो सही है ना, विचार में तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सर्वप्रथम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस का अधिवेशन 3 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित किया था। जो दबे हुए वर्ग हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस, ऐसे वर्ग जो दबे हुए हैं, दलित हैं, उन वर्गों का एक अधिवेशन उन्होंने बुलाया 1930 के अंदर। हालांकि 1925 के अंदर भी दलितों का एक सम्मेलन उन्होंने बुलाया था मुंबई में, लेकिन जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर डिप्रेस्ड क्लासेस दलित वर्ग का एक बड़ा सम्मेलन जो बनाया था, जो कि नागपुर के अंदर उन्होंने बुलाया था, ठीक, 1930 में। नागपुर भी महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, लेकिन नागपुर में जो आयोजित किया था 1930 के अंदर किया था। ये ध्यान रहे, 25 में एक साधारण सम्मेलन था, ठीक, दलित वर्ग का एक साधारण सम्मेलन बोल सकते हैं उसे, दलित सम्मेलन। और ये था पूरा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस दलित वर्गों का पूरे ऑल इंडिया का सम्मेलन था, और ये 3 अगस्त 1930 को नागपुर के अंदर आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखिए। उन्होंने जुलाई 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 42 में इधर गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन अम्बेडकर नहीं कर रहे थे,
तो उस समय 42 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने बनाई। शेड्यूल कास्ट के लिए एक फेडरेशन, यानी वही एससी वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, उनको एक फेडरेशन के रूप में स्थापित किया, तो ये भी संस्था ही बन गई। तो 42 में पूरी एससी के लिए संस्था बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। उधर जो है, अच्छा ये एक बात विशेष रूप से जब आप देखोगे ना, तो देखा गया कि अंबेडकर ने एससी के लिए ज़्यादा काम किया, क्योंकि वो एससी के समाज में रहते थे। एसटी के लिए अंबेडकर ने इतना काम नहीं किया है, अगर आप गहराई से देखेंगे तो, ठीक है ना। एससी के लिए वो कार्य किया, एसटी के लिए नहीं किया, क्योंकि वो उस सोच में नहीं गए कि वहाँ भी एक दबा कुचला वर्ग रहता है जो जंगलों में रहता है, जो आदिवासी समाज है, उसके बारे में, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर कभी भी वो नहीं गए। एससी के संबंध में उन्होंने ज़्यादा काम किया। हो सकता है कुछ कभी किसी ने कह दिया तो कर लिया, बाकी किया काम ज़्यादातर उन्होंने किसके लिए संबंध में था, एससी के संबंध में ही काम किया, शेड्यूल कास्ट के संबंध में ही कार्य किया था। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 के अंदर उन्होंने की थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय की थी। आगे हम बात करें सत्याग्रह की। सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में मार्च 1927 के अंदर महार जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र के 14 तालाब में पानी भरने के अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए दलित वर्ग का ये प्रथम सशक्त सामूहिक अभियान था। ठीक, सत्याग्रह पहली बार अंबेडकर ने कब किया, तो पहली बार किया 1927 में। बस ऐसे याद रखना कि तभी से उस दलित समाज में अंबेडकर की सत्ता स्थापित हो गई, 27, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में मार्च 1927 में महार जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये भी याद रखना, जिला कौन सा, महाराष्ट्र, कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तालाब का नाम था 14 तालाब, और उसमें पानी भरने की को लेकर के, क्योंकि पहले भरा करते थे लेकिन बीच के अंदर जो है उच्च वर्ग ने मना कर दिया और इस कारण से वो रह गए, इसलिए फिर से उनको वो अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। सशक्त आंदोलन था, सामूहिक आंदोलन था, और उसमें सफल वो हो गए। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 5000 दलितों को संदेश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता किसी को उपहार में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष किया जाता है। स्वतंत्रता चाहिए आपको तो वो उपहार में नहीं मिलेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये बात कब कही थी, तो ये कही थी इस प्रथम सत्याग्रह 1927 में, जब अंबेडकर का पहला सत्याग्रह, ठीक, वो यही था और इस दौरान उन्होंने बात कही थी। और वो जब अंबेडकर ने ये कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, ठीक है, वो जो नारा उन्होंने दिया था, शुरू में सबसे पहला संदेश दिया था, वो दिया था उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के दौरान। तो दोनों का अंतर ध्यान रखना, कब क्या बात कही थी ये हमें मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष के साथ सामाजिक रूढ़िवाद की प्रतीक मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। मनुस्मृति में कुछ बातें ऐसी थी जो समाज के अंदर छुआछूत की बात करती थी, तो इसलिए अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। अगर इस प्रकार कोई किताब है और उसको अगर जलाया जाता है, ठीक, मनुस्मृति में अगर कहीं कमी है, कोई भी कमी हो, तो या तो उसको संशोधन कर देना चाहिए, या उस कमी को मानते हुए उस बात को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये कमी है और हम उसका विरोध करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इस आधार पर संपूर्ण समाज के या पूरी संपूर्ण जो धर्म है उसकी सारी किताबों को गलत मानना, ये भी पूरी तरह से सही नहीं होता, और इस बात पर भी अंबेडकर की आलोचना होती है। अगली बात आती है कि 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष। अब शिवाजी महाराज ने सबका सम्मान किया था, सभी धर्मों का। यहाँ पर भी विवाद होता है कि शिवाजी महाराज की आपने जय भी बोली और आपने जो है धर्म के किसी चीज़ को, जो शिवाजी महाराज कभी मुस्लिम धर्म के लोगों का भी सम्मान किया करते थे, हालांकि अपने धर्म की ध्वजा ऊपर करनी थी, किंतु अपमान किसी का नहीं किया। वहाँ इन्होंने किसी विशेष धर्म की किताब का अपमान कर दिया, हालांकि वहाँ उनके विरोध में लिखा हुआ था, तो इनके अकॉर्डिंग तो सही था। लेकिन सही होना और उसका विरोध करना, वो सब चीज़ें सही होती हैं, लेकिन उसके बाद में जो है वो इस प्रकार से किताब को जला देना, तो इस प्रकार से कई लोगों ने उनकी आलोचना की कि किताब को जलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उस पन्ने, उस विषय को वो चीज़ प्रतीक के रूप में जला करके भी आप उस प्रकार की दिखा सकते थे, ठीक है। लेकिन ठीक है, अंबेडकर अपनी जगह सही थे, इस मामले में कहा जा सकता है। उनके नेतृत्व में दलितों ने अपने सामाजिक चेतना का द्वितीय विराट प्रदर्शन 1930 में भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर नासिक में प्रवेश करके सत्याग्रह करके किया था। तो यहाँ 2-3 बातें हमने जानी कि एक तो 27 में उन्होंने आंदोलन किया और 31 में किया। 27 में 2 बातें हो गई, महार सत्याग्रह जिसे बुलाता है, ठीक, जिसे कहा जाता है महार सत्याग्रह 1927, ठीक। उसके बाद में शिवाजी, ये जो मनुस्मृति कब जलाई, तब 25 दिसंबर की बात आती है, ये मार्च में था महार सत्याग्रह। अच्छा, इनका क्रम भी पूछ लिया था, जब घटनाक्रम होता है तो क्रम भी पूछ लिया था कि पहले कौन सी घटना हुई, तो पहले महार सत्याग्रह हुआ,
फिर मनुस्मृति जलाई और उसके बाद में जो है वो कालाराम मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ। ठीक, वो कब हुआ? वो इन दोनों घटनाओं के बाद 1930 के अंदर, मार्च 1930 में हुआ। ये दोनों 27 में थी, ये मार्च 27, ये दिसंबर 27 और ये घटना मार्च 1930 की, जब कालाराम मंदिर में दलितों का प्रवेश करवाया गया। ठीक, तो यहाँ जब मंदिर के अंदर दलितों का प्रवेश हो रहा है तो फिर अब अगर आप पूरे जोर के साथ जा ही रहे हो तो फिर उस धर्म को छोड़ना, वो भी अम्बेडकर की आलोचना रही है। तो इस प्रकार से जो है, तो इस प्रकार से शुरुआती जीवन में उन्होंने जो जो किया वो सब हमने जान लिया। अब कल के वीडियो के अंदर, ठीक, जो भी बचा वो सारा कंप्लीटली अपन कर देंगे। संभवतः आज शाम को तो यही आएगा। अब तो ठीक है, कल नहीं गिर पाया, खेद है, लेकिन अब लगातार आपको पर डे का मिलेगा। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि डेली एक वीडियो तो डालें, लेकिन वही बात, सामाजिक जीवन है, व्यक्ति हैं। अब कोई असामाजिक प्राणी होता, समाज से मेरा कनेक्ट नहीं होता, परिवार से मेरा कनेक्शन नहीं होता, तब तो बिल्कुल पक्की बात है कि क्लास से टाइम टू टाइम हो ही जाती होता है। ऐसा भी नहीं है कि क्लास से टाइम टू टाइम नहीं होती, लेकिन कभी कभार छुट्टी लेनी पड़ती है। वो छुट्टी मान लो आप, ठीक है ना, तो वो मुझे आपको देनी ही पड़ेगी, मिल लूँगा ही, ठीक है ना। इतना सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा और बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी रेगुलर अपनी क्लास चल रही है, कंप्लीट कोर्स अपना होगा, निश्चित रूप से हो रहा है। 2 पाश्चात्य विचारक हो चुके, भारतीय विचारक हो ही रहे हैं, वो कंप्लीट कोर्स होगा। उसके बाद में अपना टेस्ट सिस्टम चलेगा, ये मैं पहले कह दूँ। पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टेस्ट सिस्टम, ठीक है। उससे पहले नेट के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि नेट वाले विद्यार्थी जो आप में से फॉर्म भर रखे होंगे और बाकी स्टूडेंट ने भर रखा है, तो उसके लिए पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उनका, ठीक है ना। जितने पुराने पेपर आए हुए हैं अब तक नेट के, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए 1 घंटे का टाइम अब मैं निकालूंगा, अब निकल जाएगा मेरे पास, तो 1 घंटे का वो समय अपन निकालेंगे, जिसके माध्यम से जो है सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा नॉलेज और प्रश्न कैसे आता है वो भी आप सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।